हाय गाइस, दिस योर फ्रेंड सागर एंड वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। जिस तरह से जूनियर असिस्टेंट के स्किल टेस्ट और मॉक टेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली वीकली चल रहे हैं और आज के मॉक टेस्ट की बात की जाए तो सेकंड मॉक टेस्ट आप देख ही पा रहे हैं मेरे इंटरफेस में, मॉक टेस्ट 2 फॉर जूनियर असिस्टेंट जो कि 13 जून 2021 को 2 बजे से लेकर 3:20 तक कंडक्ट किया गया था और काफी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और एग्जाम के बाद जो है काफी ज्यादा मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को कि कल की डेट में जो है वो रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाएगा शाम को 6 बजे। हालांकि रिजल्ट की जो वेबसाइट रहेगी www.preparefordjobs.com में, वहां पे जो है बता दिया जाएगा आपको रिजल्ट की किस कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया है। बट आज की इस वीडियो के बाद जो है मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आज पूछे गए थे मॉक टेस्ट में और किस तरह के जो है उसके आंसर्स थे। पूरा का पूरा इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को जो है डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आऊंगा। 80 क्वेश्चंस हैं, इसको जो है नियर अबाउट 30 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करूंगा और डीपली हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा और जल्द छोटे से छोटे तरीके से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताने की भी कोशिश करूंगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि डरते हैं मैथ और रीजनिंग से या फिर इंग्लिश से, वो आज जो है इस लेक्चर को जरूर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी एस्पिरेंट्स जूनियर असिस्टेंट के लिए या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए या फिर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो जो है इस वीडियो से जो है काफी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आज की सबसे पहली जो सेक्शन थी वो थी जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जो एस्टेब्लिश्ड जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा असेंबली द्वारा जो है किया गया था, वो जो है कौन से साल में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था 1972। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन था द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रूरल हाउस होल्ड इन मई 2021। यानी मई 2021 को कौन सी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने लॉन्च किया है सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम रूरल हाउस होल्ड्स के लिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वो थे गोवा के चीफ मिनिस्टर्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा गोवा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इन मई 2021 एन ऑनलाइन फूड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो है मई 2021 में जो है लॉन्च किया गया था, वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया था मई 2021 में। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा असम में। असम में जो है मई 2021 में जो है ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है करंट अफेयर से बिकॉज जेकेसीबी के एग्जाम्स की बात करें तो नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि आपको सीबीटी देखने को मिल जाए। तो 6-7 महीने पहले का जो है करंट अफेयर के मेन क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो है मई मंथ का यानी कि पिछले मंथ का ही जो क्वेश्चन है यहाँ पे पुट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। मेन सूटेबल क्रॉपिंग सीजन जो है इंडिया में वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा राबी सीजन की, क्योंकि काफी देर तक जो है सस्टेन रहता है राबी का जो भी सीजन रहता है। उसी के साथ में 5th क्वेश्चन की बात करेंगे। द पोइट हु इज नोन एज फादर्स ऑफ कश्मीरी गजल। तो यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर की कौन सा ऐसा पोइट है जिसको कश्मीरी फादर ऑफ कश्मीरी गजल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रसूल मीर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इन इंडिया रेन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन। तो इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट यानी असम, मेघालय, शिलोंग की तरफ जो है वो इंडियन रेन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि ट्रांस हिमालयन रीजन कौन से होते हैं। सबसे पहले वो बता देता हूँ, वो हिमालयन रिवर जो कि ओरिजिनेट होते हैं बियॉन्ड ग्रेटर हिमालय से, उसको जो है ट्रांस हिमालयंस कहा जाता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा 3 मेजर ट्रांस हिमालयंस हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र आपका आ जाता है, इंदुज आ जाता है और सतलुज आ जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस की अगर बात करें तो गंगा नहीं आता, जमुना नहीं आता, सतलुज जो है वो है, तो सतलुज करेक्ट आंसर है और रावी नहीं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र आ जाता है या इंडस आ जाता है, तो आपको ब्रह्मपुत्र और इंडस जो है वो भी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एथ क्वेश्चन, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो मेन रिवर है जो जम्मू कश्मीर में फ्लो कर रही है वो है झेलम, जिसपे काफी ज्यादा रिवर्स जो है मिल जाती हैं। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। 9th क्वेश्चन की बात करें। विच इज द फेमस फ्रेश वाटर लेक फॉर्म्ड बाय द रिवर झेलम। तो रिवर झेलम द्वारा जो है कौन सी फ्रेश वाटर लेक, देखिए बहुत से क्वेश्चंस जेकेएसएसबी द्वारा पूछा गया है, इस तरह से भी पूछा जाता है क्वेश्चन की विच रिवर इज द फ्रेश वाटर लेक
इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको जो है कि कौन सी लेक है जो जम्मू कश्मीर की सबसे फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है जिसे, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वुलर लेक रहता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसका करेक्ट आंसर भी जो है वुलर लेक रहेगा, बिकॉज वुलर लेक जम्मू कश्मीर की फ्रेश वाटर लेक जो है वो कहलाई जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की, विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर। तो कौन सा रीजन है जो मानसून का जो है सबसे पहले जहां पे मानसून होता है समर में, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड। तो एक जम्मू कश्मीर के बाहर का क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंस जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक वहां पे डाला गया है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन रहेगा कि हेडक्वार्टर जो है साउथ सेंट्रल रेलवे का वो कहाँ पे लोकेट है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा सिकंदराबाद। देखिए आप देख सकते हैं दिल्ली में नहीं है, मुंबई में जो है नहीं है, मुंबई भी जो है साउथ में नहीं काउंट किया जाता, विजयवाड़ा जो है ये भी नहीं, तो सिकंदराबाद जो है एक साउथ की ही जो है काफी ज्यादा फेमस एरिया है हैदराबाद में, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो सिकंदराबाद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया। तो 2 रेलवे जोन्स कौन सी सिटी में जो है वो इंडिया में है, तो कौन सी सिटी है जो इंडिया की जहां पे 2 रेलवे जोन्स है, इसको करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मुंबई में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, द वैली ओरिजिनली वाज अ ह्यूज लेक। तो एक वैली जो कि पहले बड़ी लेक थी, और बताइए उस लेक का क्या नाम था, जो क्वेश्चन पूछा गया और जम्मू कश्मीर से जो क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सितासर लेक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, द अर्लीस्ट नेम ऑफ रिवर झेलम इन संस्कृत। देखिए संस्कृत में जो है झेलम जो रिवर है उसका क्या नाम है अर्लीस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वितास्ता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज। तो लास्ट रूलिंग महाराजा कौन है, यहाँ देख सकते हैं महाराजा गुलाब सिंह जो कि फर्स्ट थे, महाराजा प्रताप सिंह, देन महाराजा रणवीर सिंह, और लास्ट की अगर बात की जाए तो महाराजा हरि सिंह थे, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन केम इनटू फोर्स इन जे-एंड-के। देखिए फर्स्ट एसेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आपको पता होना चाहिए, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था जो कि डोमिनेट करता था जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ, जब डोमिनेट जोड़ा गया था तो तब जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट पे जो है साइन किए गए थे, और महाराजा गुलाब सिंह द्वारा जी जो है ये लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे जो है सिग्नेचर किए गए थे। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और ये जम्मू कश्मीर में जो है मैं आपको बता देता हूँ 27 अक्टूबर 1947 में जो है ये लाया गया था। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ फेमस टूरिस्ट प्लेस बहु फोर्ट इन जम्मू। तो बहु फोर्ट यानी बावे जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो किसके द्वारा जो है बनाया गया था, तो फाउंडर कौन है उसका, तो उसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बाहुलोचन। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा बाहुलोचन जो है वो जम्बू लोचन के ब्रदर थे। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी आर। तो जम्मू कश्मीर अगर स्टेट की बात की जाए तो कुल मिला के 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, बट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जब से लद्दाख को अलग कर दिया गया तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कम हो चुकी हैं, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 20। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे-एंड-के इम्प्लीमेंटेड। तो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो कब जो है इंप्लीमेंट किया गया था, तो वो किया गया था 1956 में, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर रीजन ऑफ द वैली नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन क्रॉप्स। तो सैफरन क्रॉप्स का जब भी कोई क्वेश्चन आता है जेकेएसएसबी में, तो पैम्पोर जो है वो करेक्ट आंसर कहा जाता है। एप्पल्स के लिए आए तो एप्पल के लिए सपोर्ट किया जाता है, तो पैम्पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा सैफरन के लिए। आगे बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस की, सेकंड जो सेक्शन थी आज की वो कंप्यूटर सेक्शन थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, द 2 मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। तो 2 मेजर टाइप्स कंप्यूटर चिप्स की कौन सी हैं, वो है एक्सटर्नल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम, 8-बिट कोडिंग सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें इसकी एब्रीवेशन पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक्सटर्नल बाइनरी कोड कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसी के साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम और बोर्डसम। तो कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है ना ही बोर होता है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं डिलीजेंस, जिसकी एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा परफेक्ट रहती है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसपे समझाने वाला कुछ नहीं है, तो जब जैसे ही कुछ समझाने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डीपली बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करिएगा, क्वेश्चंस आते हैं तो भी देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर जो है कंप्यूटर्स के भी कुछ क्वेश्चंस थे जो आज सॉल्व करने थे, वो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस 8-बिट कोड। तो 8-बिट कोड कौन सा कंप्यूटर जो है यूज करता है, जिसे हम EBCDIC भी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। हालांकि EBCDIC जो है रहता है इसमें 8-बिट कोडिंग जो है वो यूज की जाती है। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, द ALU ऑफ कंप्यूटर यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। तो कमांड जो कहां से आती है जिसको ALU जो है रिस्पॉन्ड करता है, इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा कंट्रोल सेक्शन, यानी कि ऑप्शन बी से।
मैं आपको बताना चाहूंगा सीपीयू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इन दोनों के जो है कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग ही जो है हम सीपीयू का वर्क करवाते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। वन निबल इज इक्वल टू बाइट्स। अगर मेमोरी की बात की जाए, मेमोरी कंसेप्ट में हर बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 1 TB इज इक्वल टू कितना है, तो सभी को याद है 1024। तो यहाँ पे आज पूछा गया है निबल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो रहता है वो रहता है बिट, जिसका मतलब होता है 0 या 1। तो निबल की अगर बात की जाए तो 4 बिट के कॉम्बिनेशन से एक निबल बनता है और 8 बिट के कॉम्बिनेशन से एक बाइट बनता है। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 निबल इक्वल्स टू हाउ मच बाइट, तो यानी कि हाफ ऑफ द बाइट इज इक्वल्स टू 1 निबल, यानी बाइट जो है वो 8 बिट से बनता है, तो निबल जो है 4 बिट से बनता है, यानी आधा बाइट का जो है एक निबल बनता है, यानी 0.50 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर रहेगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर। ग्रुप में भी काफी ज्यादा जो है कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें, हमें आता नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा रियलिटी में आता भी नहीं होगा किसी को, क्योंकि डिप्लोमा जो कर आते हैं वहां पे जो नहीं समझाया जाता। जिसने एमसीए या बीसीए कर रखा है उनको जो है काफी अच्छी नॉलेज रहती है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे समझाऊंगा, 2 सेकंड में जो है आपको समझ आ जाएगी और बहुत ईजी रहता है आप लोगों के लिए अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास, आपको पता है जिस तरह डिजिटल पेन नहीं है, तो मैं आपको जो है पहले से ही नोट्स बनाकर इसको जो है अपलोड कर कर समझाता हूँ। तो देखिए मेमोरी जो है, अगर बात की जाए बचपन की, आप मेमोरी कार्ड लेने जाते थे तो क्या कहते थे, 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB। कभी आपने सुना है 5 GB मेमोरी कार्ड, कभी आपने सुना है 3 GB मेमोरी कार्ड। ये क्यों नहीं होता उसकी मैं आपको बता देता हूँ। मेमोरी की जो कंप्यूटर में एलोकेशन की जाती है वो की जाती है 2n में, यानी अगर 2 में अगर n की वैल्यू 0 पुट करो तो 1 बनता है, यानी 1 GB। 2 में 2 करो तो 4 बनता है, 2 में 2 करो तो माफ कीजिए 2 में 1 करो तो 2 बनता है, 2 में 2 करो तो 4 बनता है, 2 में 2 करेंगे तो 8 आता है, 2 करेंगे 16 आता है, 2 करेंगे 32 आता है, 2 करेंगे 64 आता है। तो इस तरह की जो है 2n में जो है मेमोरी एलोकेशन की जाती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि भैया मेमोरी कार्ड जो होता है हमारा, जो पेन ड्राइव होती है वो क्यों ऐसे होती है 1 2 4 8 16 इस तरह की सीक्वेंस में क्यों होती है, ये आपको यहाँ से उसका आंसर मिल गया। अब आते हैं बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज किया जाए। देखिए टर्म आपको क्या दी गई थी, टर्म दी गई थी 10111। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से उल्टे से शुरू करना है इसको, जैसे उर्दू करते हैं ना उल्टे से शुरू, वैसे इसको शुरू करना है। तो देखिए 1111 ये आपको जो है टर्म्स दी गई थी। यहाँ पे देखिए एलोकेशन में 2 1 2 4 8 16 इस तरह से आता है। तो आपको लिखना है 1 2 4 8 16 आ चुका, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं अब मेमोरी की 1 2 4 8 16। अब देखिए जहां जहां पे 1 है उसको आपने काउंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर के साथ जो है कौन सा डेसिमल जो है इक्विवेलेंट रहता है। डेसिमल होता है जो 1 से 1 2 3 4 जो हमारी सब डेसिमल्स आते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको, उस फिगर को जो आपको पूछा गया है बाइनरी में उसको इस तरह से खोल के लिखिए और नीचे उसके मेमोरी साइज लिखिए 1 2 4 8 16। अगर इससे आगे होता तो 32, उससे आगे होता तो 64, इस तरह से लिखने हैं जी। आपने लिख लिए। अब आपने देखना है कि 1 1 कहाँ है, यानी ऑन कहाँ है। 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, जिस तरह से अकॉर्डिंग कर सकते हैं 0 को ऑफ करना है, ऑन करना ऑन कर लो, 1 को ऑफ करना है तो ऑफ कर लीजिए। बट यहाँ पे 1 है उसको काउंट करना है। तो हमें क्या करना है, काउंट करना है। सबसे पहला, पहले उर्दू में उल्टा चले थे, अब सीधा चलेंगे, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 जो हमने मेमोरीज लिख दी, जो यहाँ पे मैंने आपको समझाई कैसे बनती है। उसके बाद आपको जो मेमोरीज नहीं बनानी है, पेपर में जब भी आए आपको इस तरह से लिखनी है फिगर, उसके बाद जो नीचे मेमोरी एलोकेट करनी है, उसके ऊपर आप इसको जो है सम करना है। यानी 16 है तो 16 पे 1 था तो इसलिए 16 लिख दिया, 0 था तो 0 का 0 ही रहेगा, इसका कोई 8 नहीं लिखना। जब 1 होता है यहाँ पे तो हम 8 कर लेते हैं। उसी के साथ 4 एक्टिव है तो 4 लिख देना है, 2 एक्टिव है तो 2 लिख देना है, 1 एक्टिव है तो 1 लिख देना। तो इनका सम करें तो 23 बन जाएगा। 16 4 20 2 22 1 63। तो इस तरह से जो है डेसिमल टू बाइनरी जो है कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि एक और क्वेश्चन रहेगा आगे कैसे हम बाइनरी डेसिमल करेंगे, तो उसमें आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 22 ऑप्शन ए। आगे बात करेंगे व्हाट इज द टर्म फॉर अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। तो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जो रहता है, जो कंपेंसेट करता है डिफरेंस डेटा रेट और डेटा फ्लो में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बफर। तो ये भी मैं आपको बता दूं डिप्लोमा में कभी नहीं पूछा जाता। 6 मंथ कंप्यूटर डिप्लोमा जिसने कर रखा हो, जब किसी इंस्टीट्यूट ने करवाया हो, वहां पे नहीं बताया जाता कि इस तरह की जो है बफर वगैरह किसको कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी जो है टेम्परेरी स्टोरेज अगर हमारे पास एरिया है जिसमें आपका जो है जो कंपेंसेट करता है डिफरेंस आपके डेटा रेट और डेटा फ्लो में। डेटा रेट और डेटा फ्लो जो है दोनों फिगर्स दोनों जो है अलग वर्ड्स हैं। डेटा फ्लो है किस स्पीड से डेटा जा रहा है और डेटा रेट है कि किस अकॉर्डिंगली डेटा जा रहा है। तो इन दोनों
के बीच अगर डिफरेंस देखना होगा तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी। तो इस तरह का जो होता है टेम्परेरी स्टोरेज जो है रहता है एरिया जो कंपेंसेट करता है इन चीजों को, उसको बफर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इनेबल यू टू कैलकुलेट नंबर रिलेटेड टू नोड। देखिए रोज एंड कॉलम्स की जब बात आ जाती है तो चुप करके जो है एमएस ऑफिस के टाइप यानी कि एमएस एक्सेल यानी स्प्रेडशीट जिसे हम कहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिएगा। स्प्रेडशीट इज द करेक्ट आंसर, जहां पे रोज और कॉलम्स रहते हैं और इंटरसेक्शन रोज और कॉलम की जो रहती है उसको सेल कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आगे बात करें क्वेश्चन 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो बताइए इनमें से आउटपुट कौन सा है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस जो है वो भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन जो है वो भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन यानी कि मेरा वही डिजिटल पेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ लिखूंगा तो स्क्रीन में दिख जाएगा, तो उस वो क्या कर रहा है, इनपुट ही प्रोवाइड कर रहा है, आउटपुट नहीं कर रहा। और वीडियो जो है वो आउटपुट डिवाइस है। अगर किसी कैंडिडेट को इनपुट और आउटपुट का पता नहीं चलता तो मेरा वीडियो लेक्चर अपलोड है मेरी प्लेलिस्ट में, वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो नोटपैड की एक्सटेंशन जो रहती है वो .txt रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं .txt एक्सटेंशन, .xls एक्सेल की होती है, पीपीटी पावर पॉइंट की होती है। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, BIOS इज यूज्ड फॉर। BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS जो रहता है वो इनपुट आउटपुट सिस्टम हमेशा बूटिंग के साथ रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो के साथ जो है इसकी प्रोसेसिंग रहती है, तो BIOS जो है यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ बूटिंग इन द सिस्टम। देखिए बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टअप। तो जब भी हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं उस समय जो है उसकी बूटिंग होती है। बूटिंग मतलब उसकी जितनी भी फाइल्स हैं विंडोज की हार्ड ड्राइव से उठकर जो है हमारी रैम पे यानी मेन मेमोरी पे आती है, उसको बोलते हैं बूटअप। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल एक्सटेंशन। ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन बहुत तरह की होती है। अब देखिए कौन कौन सी, जेपीजी होती है, सीपीएक्स जो है नहीं सुनी मैंने, जीसीएम भी नहीं होती है, जीआईएफ नहीं होती, टीसीई नहीं होती, डब्ल्यूएमएफ नहीं होती, टीसीपी भी जो नहीं होती बिकॉज ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स रहते हैं। जेपीजी होती है, बीएमपी होती है, बट यहाँ पे जे नहीं रहती तो ऑप्शन नहीं रहेगा। जेपीजी होती है, जीआईएफ होती है और बीएमपी होती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर को भैया कौन सी भाषा समझ आती है। कंप्यूटर को सिर्फ अपनी आती है जो कि 0-1 लैंग्वेज रहती है और वो बाइनरी रहती है। हालांकि आप सभी जो है एबीसी जो भी अपने अकॉर्डिंगली टाइप करते हैं और आपको लगता है कंप्यूटर आपका रिस्पॉन्स कर रहा है, बेसिकली इसके बीच भी जो है वो मीडिएटर लगे होते हैं, कंपाइलर ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। फिलहाल ये लंबा कंसेप्ट है, इसको डीपली जो है बाद में डिस्कस कर लेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बाइनरी लैंग्वेज यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द बाइनरी कोड। जी हाँ बिल्कुल, बाइनरी कोड आ चुका है, वापस फिर से आपको जो है रिवाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो फिगर्स दी हैं 1011 और 1111। इसमें आपको बताना है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, सेम ऑप्शन देखिए आ गया क्वेश्चन ये वाला 1011 1111 ये फिगर्स दी हैं, नीचे पुट करिए 1248। अब देखिए यहाँ पे 16 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज 4 ही डिजिट है, यहाँ पे भी जो है 4 डिजिट हैं तो हमने इसकी मेमोरी एलोकेशन दे दी। अब एक्टिव कौन कौन सा है, 8 एक्टिव है, 1 है यहाँ पे, तो 8 प्लस 0 पे कुछ नहीं है तो 0 ही रहेगा, 0 0। 8 प्लस 0 कुछ यानी अब 0 नहीं करेंगे तो भी ठीक है, जो मैं आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे 8 दूसरा एक्टिव है 2, 8 प्लस 2 10 और जो एक्टिव है 1, तो 8 प्लस 2 10 एक 11 यानी 11 हो गया इसका। सेकंड का देखेंगे, चारों एक्टिव्स हैं तो 8 4 12 2 14 1 15, तो 15 तो करेक्ट आंसर यानी 11 और 15 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का जी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करेंगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन। तो कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर्ड की जाती है, वो की जाती है गीगाहर्ट्ज में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ बाइनरी नंबर। तो बताना है बाइनरी नंबर कौन सा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बाइनरी नंबर जो है 1 और 0 की फॉर्म में होता है, आप देख भी चुके हैं इसमें, और 1 1 1 0 0 इसमें आपको कभी 2 3 नहीं दिखेगा, तो 1 1 1 0 0 या 1 0 1 में जो भी कोई फॉर्म पे नंबर रहता है वो बाइनरी रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो करेक्ट फॉर्मेट कौन सा ईमेल एड्रेस का, देखिए पहले वाले में डबल @ लगा जाए, कोई करेक्ट फॉर्मेट नहीं लग रहा। सेकंड की बात करेंगे, नेम @ website.info, बिल्कुल ये करेक्ट जो है वो रखा गया है, @ का भी जो है यूज किया गया है, तो डॉट का भी यूज किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। कॉम, कई बार आप कॉम देखते हैं .com वो कमर्शियल के लिए होता है, कई बार .ind लिखते हैं तो इंडिया के लिए होता है, तो अलग अलग चीजों के लिए होता है। फिलहाल इस पे जो है जेके सूदी क्वेश्चन नहीं करेगी, अगर करेगी तो इसी के अकॉर्डिंग करेगी कि मेल जो है आपको करेक्ट ढूंढनी है। आगे बात करेंगे 20 क्वेश्चन की, आईपी की एब्रीविएशन पूछी गई है, तो आईपी की एब्रीविएशन रहती है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन बी।
आगे आगे इंग्लिश, हमारी इंग्लिश में एक पैसेज है, अगर मैं पैसेज पढ़ूंगा लंबा रहेगा, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा फ्री टाइम पे। डायरेक्टली उसी पॉइंट पे चलते हैं जो आपको समझाने वाले पॉइंट्स रहेंगे। पहला क्वेश्चन, फिल अप इन द कीपिंग विद गुड इंग्लिश यूज। तो इंग्लिश को जो है हमें देखते हुए यहाँ पे जो है सेंटेंस को बनाना है। डैश द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल रीच सेफ एंड साउंड। तो भैया यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ऑप्शन एक चूज करना है, बाय ड्यू ऑन फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम द ग्रेस ऑफ तो नहीं हो सकता, ड्यू द ग्रेस ऑफ गॉड भी नहीं रहेगा, ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड वी विल रीच, तो करेक्ट आंसर जो है ग्रामेटिकल नहीं बन पा रहा। बाय द ग्रेस, भगवान की वजह से जो है हम लोग जो है सेफली जो है पहुंच चुके हैं, तो इसका बाय जो है जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सेवंथ की बात करेंगे, द करियर कंपनी लकीली डिलीवर्ड द लेटर राइटली ऑन टाइम, नहीं है ग्रामेटिकल करेक्ट। राइट ऑन टाइम इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑन टाइम रहेगा कि द करियर कंपनी, जो करियर कंपनी थी उसने लकीली डिलीवर्ड कर दिया लेटर, जो है वो टाइम पे डिलीवर्ड कर दिया। आगे बात करेंगे, लॉस एंजल्स हैज डैश आइडियल क्लाइमेट। यहाँ पे देखिए ए एंड द यानी आर्टिकल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि आइडियल, देखिए आइडियल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेरा आप आर्टिकल का लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको आर्टिकल्स की नहीं नॉलेज है, मैंने आपको वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट बताया कि कैसे पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ई आई ओ यानी वॉवल्स का यूज किया है, वॉवल से पहले जो है आपको एन का यूज करना, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। फिर से जो है आर्टिकल से क्वेश्चन है, यूजिंग हिज बाइनोकुलर्स ही कुड स्पॉट डैश यूएस। देखिए जब भी किसी कंट्री या किसी चीज का नाम लिया तो सीधा सीधा मैंने आपको बताया गया है कि आपको जो है द का यूज करना है, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। और फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शन गिवन बिलो, ही वेंट टू द मीटिंग इन अ कैजुअल सूट, ठीक है, वो मीटिंग में गए थे कैजुअल सूट में। डैश वाज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू, हु वाज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू, नॉट अ ग्रामेटिकल करेक्ट। व्हेन भी करेक्ट नहीं रहेगा, वेयर वाज नॉट नहीं बनती सेंस, विच वाज नॉट अ स्मॉल थिंग, तो विच इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, चूज द सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट। देखिए एब्सोल्यूटली करेक्ट इस तरह से हम कहते हैं ना, एब्सोल्यूटली मतलब बिल्कुल कंप्लीट तरीके से कहते हैं, तो इसका जो है सिनोनिम रहेगा कंप्लीट। डिवीजन हो गया, डिवाइड करना, स्मॉल हो गया छोटा, हाफ हो गया आधा, तो एब्सोल्यूट का जो है करेक्ट आंसर रहेगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन भी जो है कंप्लीट ही होती है, अल्टीमेटली कंप्लीट, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा इसका। तो इस चीज को जो है आज दोनों के दोनों सिनोनिम जो है मिलते जुलते आपको डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ एब्लिश। एम्बलिश का जो है करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है, मैं आपको बताता हूँ। एम्बलिश का मतलब होता है कुछ ऐड कर किसी चीज को दिखाना, तो यहाँ पे हमें सिनोनियम नहीं एंटोनियम ढूंढना है, तो डिसफिगर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ चलरिश। चलरिश का मतलब ये हो गया कि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से गुस्से वाला जिसे हम कह सकते हैं, मतलब कि गुस्से स्वभाव का, उसको कहते हैं चलरिश। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए पे जो आपको कॉर्टियस दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि पोलाइटली बात करने वाला, जो ऐसे नॉर्मल जिसे हम शरीफ कहते हैं उस तरह का। तो इसका ऑप्शन जो है वो एंटोनियम बताना है हमें, तो इसका तो रहेगा ऑप्शन कॉर्टियस। तो कलरिश आप देख सकते हैं, गूगल सर्च भी कर सकते हैं, इसका जो है करेक्ट रहता है मीनिंग वो रहता है कि चालाक, या फिर जो है कुछ मतलब कि इनोसेंट टाइप जो नहीं होते हैं उनको जो है ये कहा जाता है। आगे बात करेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 15 और 16 में आपको अल्टरनेटिव जंबल्ड सेंटेंसेस दिए हैं, तो आपको इसको जो है एक ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाना है। तो जंबल्ड में आपको दिया गया था, स्कूल टीचर्स इंग्लिश मिस्टर शर्मा इन। तो पहला देखेंगे देखेंगे सेंटेंस, मिस्टर शर्मा इन अ स्कूल टीचर इंग्लिश, तो ये की सेंस नहीं बन रही है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, मिस्टर शर्मा टीचर्स इन अ स्कूल इंग्लिश, ये भी नहीं बन रही है। थर्ड देखेंगे, मिस्टर शर्मा टीचर्स इंग्लिश इन स्कूल, बिल्कुल बन रही है कि मिस्टर शर्मा जो है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं स्कूल में। ऑप्शन 4 देखें अगर, इंग्लिश टीचर्स मिस्टर शर्मा, इंग्लिश जो है मिस्टर शर्मा को नहीं टीच करती, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड अगर जंबल्ड की सेंटेंस की बात की जाए तो, रूम्स स्कूल्स माई आर 50 हियर देयर इन, तो ये आपको जो है वो कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको बनाना है आर देयर 50 रूम्स इन माई स्कूल, तो इस तरह का जो है सेंटेंस बन सकता है। बट अगर बात करें करेक्टली यहाँ पे बनाया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस जंबल्ड सेंटेंस। एक जो है ग्रामेटिकल परफेक्शन आई है यहाँ पे। उसके साथ में नेक्स्ट देखें अगर क्वेश्चन नंबर 17 18 की, मॉडल्स का जो है पूछा गया है यहाँ पे, इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस आई डैश पास द एग्जाम। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि एक कंडीशन यहाँ पे बताई गई है इफ लगाकर, कि अगर जो है मुझे मिल जाए रिक्वायर्ड असिस्टेंस तो आई डैश पास द, यानी कि कंफर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि अगर आप ये चीज करते हैं तो मैं ऐसा कर लूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा माइट आई माइट पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, डैश यू लाइक टू अकम्पनी अस ऑन द टूर, तो वुड यू लाइक टू अकम्पनी अस ऑन द टूर इज द ग्रामेटिकल करेक्ट, एंड मॉडल जो है यहाँ पे वुड लगेगा क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं पूछा गया है, किसी से परमिशन जो है मांगी गई है। आगे बात करेंगे, माफ कीजिए परमिशन नहीं रिक्वेस्ट की गई है ज्वाइन के लिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, वी हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज,
तो हमने जो एक्सरसाइज जो है वो कर लिया। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन देखें, अगर ऑलरेडी द एक्सरसाइज हैज बीन डन बाय अस, नॉट अ ग्रामेटिकल परफेक्ट। द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी, देखिए हैव यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे इसकी कन्वर्जन जो है वो पास्ट पे करनी थी, तो यहाँ देख सकते हैं आप हैज ऑलरेडी डन बाय अस, द एक्सरसाइज हैड बीन ऑलरेडी डन बाय अस। तो यहाँ पे देखिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है कन्वर्ट किया गया, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हाट इज द करेक्ट होमोफोन ऑफ अल्टर। अल्टर का करेक्ट होमोफोन क्या होता है? होमोफोन जो होते हैं वर्ड्स जो है मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो होमोफोन यहाँ पे अल्टर का जो है वो रहेगा करेक्ट, मतलब मिलते जुलते वर्ड होना चाहिए बट वो वर्ड जरूर होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे अल्टर जो है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 64th क्वेश्चन की। एक सीक्वेंस दी गई है, इसको जो है आपको मैं कहूंगा लेटर सीरीज की सीक्वेंस है, इसको आपको जो है करेक्ट बनाना है, यानी इसमें से वर्ड्स उठाकर जो है आपको एक सीक्वेंस बनानी है। तो अगर बात करें पहली सीक्वेंस की, बी ए सी, और माफ कीजिए ए बी जे जो करेक्ट पहला नहीं बन रहा, सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं। बी सी ए बी वापिस नहीं बन रहा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन को चूज करते हैं। बी ए बी सी नहीं बन रहा, फोर्थ ऑप्शन को यूज करते हैं। बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी, जी हाँ बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। सीक्वेंस जो है वो रहेगी बी सी ए बी, यानी कि आप जो है चेक कर सकते हैं इसको बी सी ए बी सीक्वेंस लगाकर। आगे बात करेंगे सेकंड की क्वेश्चन की। जी सेकंड जो है मैंने यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है जो लेटर सीरीज के निकाल कर पहले से ही बनाकर रखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखेंगे आप ए आर सी, इस तरह की टर्म आपको दे रखी है, तो आपको बताना है कि इसके आगे दो टर्म्स में क्या आएगा। तो देखिए ए आर इस तरह की टर्म आपको दे रखी थी, आप देखिए अगर एक लेटर को छोड़िए, ए और सी में 2 का गैप है, सी और ई में 2 का गैप है, ई और जी में 2 का गैप है, और जी और आगे जो टर्म आएगी उसमें भी 2 का गैप होगा, यानी जी एच आई जो है सेकंड टर्म रहेगी आपकी, सेकंड टर्म जो है आई रहेगी, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और इसी तरह से यहाँ पे आप बाकी देखिए, आप मेथोडोलॉजी देखिए कि किस तरह का मेथड यूज किया गया है। यहाँ पे आर को एक इंक्रीज करिए, एक स्टेप छोड़ के इसको भी, आर से एस, एस से टी, टी से यू आना चाहिए, क्योंकि एक एक का गैप यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। तो यू आई इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा रहेगा जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू और आई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इस तरह की सीक्वेंस दी गई है, आपको बताना है, और ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं आपकी 33 से 31 गया, यानी कि 2 का डिफरेंस है। 31 से 36 गया, यानी 5 ऐड किए हैं, और 36 से वापिस सीक्वेंस चलाइए -2 5 +5 की। 36 से -2 करेंगे, तो 36 से -2 करेंगे 34 आ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने बता दिया, -2 करेंगे 34 आएगा, और 34 में अब हमें +5 ऐड करना है, तो 39 आना चाहिए। 34 में प्लस किया 5 ऐड और आ गया 39, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 34। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 34 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। इस तरह की सीक्वेंस दी है और आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये जो देखिए मेथोडोलॉजी समझिएगा, रीजनिंग के एक ऐसा कंसेप्ट रहता है, अगर आपके दिमाग में मेथड चला गया तो विद इन सेकंड खत्म हो गया, अगर नहीं गया तो भैया 80 मिनट का पूरा पेपर जो है आपका वहीं पे लग गया, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस चीज को। इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा, मेथोडोलॉजी जो है वो समझनी जरूरी है यहाँ पे रीजनिंग में। ये क्वेश्चन आगे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, इस पे आप देखिए 0 4, देखिए 4 4 के बाद 6, इस तरह के जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप इसी में घूमते रहते हैं। इस चीज को ऐसे नहीं करना होता, हमें जो है वो एक दो लेटर्स को छोड़कर आगे वालों को कंपेयर करना होता है। यहाँ पे छोड़िए 0 से 3, 3 से 6, 6 से माफ कीजिए 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9 यहाँ पे आना था, माफ कीजिए यहाँ पे 9 आना था 9, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 से 7 यानी 3 का गैप, 7 से जो है 3 का गैप करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 आएगा। उसी के साथ में 6 से 3 का गैप डालिए 9, 9 से 3 का गैप डालिए 12। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं आप 9 यहाँ लिखा गया है, मेरे द्वारा जो है वहां नहीं लिखा गया जल्दबाजी में, तो ये लिखा गया है यहाँ पे 0 से 3, 3 से 6। तो इस तरह से जो है सीक्वेंस आपको बनानी है। 1 मिनट के लिए मुझे कॉल है। सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 4 से 7, 7 से 10 आएगा, तो 10 जो है यहाँ पे हमें पूछा गया था, तो 3 का गैप यहाँ पे दिखाया गया, तो 10 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा सीक्वेंस का। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ कोर्स इज कोडेड एज दिस, हाउ रेस इज कोडेड। अब देखिए क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे लगाई गई है, तो वो स्ट्रेटजी समझिएगा। देखिए जे फिगर हमें दी गई थी और जे वाली दी गई थी, कोर्स को जो है कोड किया था इससे, यानी कि देखिए सी के बाद +3 किया तो एफ आया, ओ के बाद 3 लेटर आगे किए तो आर है, यानी 3 का गैप आपको देखने को मिलेगा। सेम अब रेस पे भी जो है 3 को ऐड कर लीजिए, आर से 3 को ऐड किया यू आया, ए से 3 को ऐड किया डी आया,
सी से करेंगे अगर सी डी ई एफ, एफ जो है 3 को ऐड करने पे एफ आएगा, ई को ऐड करने पे यानी करेक्ट जो सीक्वेंस बनेगी यू डी एफ एच बनेगी, जो कि आपका ऑप्शन यू डी एफ एच ऑप्शन बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इन अ सर्टेन कोड 850 एंड 851 मींस गुड स्वीट फ्रूट, 851 मींस गुड स्वीट फ्रूट, 783 मींस गुड रेड रोज, और 341 का मतलब जो है यहाँ बताया गया है रोज एंड फ्रूट। तो आपको बताना है कि स्वीट जो है वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने विद इन टाइम, देखिए आपको सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा जो तीनों फिगर्स आपको दी हैं। 851 मतलब गुड स्वीट फ्रूट, 783 मतलब गुड रेड रोज, 341 मतलब रोज एंड फ्रूट। अब यहाँ पे कंपैरिजन निकालिए। 8 इसमें भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड में नहीं है, यानी 8 का कंपैरिजन जो है वो इन दोनों टर्म्स में होना चाहिए, थर्ड में नहीं होना चाहिए। गुड जो है वो दोनों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा, तो 8 का मतलब गुड। आगे बात करें सेकंड टर्म की, 3 की अगर बात करते हैं, 3 को कॉमन ले लीजिए आप। 3 जो है यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म में नहीं है, सेकंड और थर्ड में है, तो 3 यहाँ पे देखिए ऐसा वर्ड जो सेकंड और थर्ड में हो, फर्स्ट में ना हो, तो रोज, रोज जो है सेकंड थर्ड में, फर्स्ट में नहीं है, तो रोज का जो है वो रहेगा 3। उस तरह से 1 की बात की जाए, 1 सेकंड में नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में है, और कोई ऐसा वर्ड जो फर्स्ट और थर्ड में है, सेकंड में नहीं है, वो रहेगा फ्रूट, तो फ्रूट जो है वो 1 रहेगा, तो अल्टीमेटली जो 5 बचा है वो स्वीट रहेगा, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 5 रहेगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। लक्ष्मण वॉक्स टू, बट देखिए मेरे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो ग्रुप के, उनको काफी कंफ्यूजन थी कि ये उसका क्या आंसर रहेगा। मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा यहाँ पे। लक्ष्मण कोई लड़का है, उसने जो है स्टार्ट किया वॉक करना, साउथ की तरफ वो गया 35 मीटर, और उसने टर्न किया राइट और 10 मीटर जो है वो गया उसके बाद, और उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न किया और 35 मीटर गया। तो बताइए कि वो जो है वो कहाँ पे रहेगा अपनी प्रीवियस पोजीशन से। तो अब चलते हैं सीधा आंसर की तरफ। सबको पता है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कहाँ है, मैंने लिख दिया यहाँ पे देख सकते हैं। लक्ष्मण का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लक्ष्मण 35 मीटर चला साउथ की तरफ, तो साउथ में आया, देन राइट तरफ टर्न हुआ, तो राइट तरफ टर्न करने में उसकी ऑब्वियसली इस साइड आएगा, 10 मीटर वो चला है, और उसके बाद जो है वापिस उसने राइट टर्न किया और 35 मीटर चला, यानी कि अब उसकी एक्चुअल पोजीशन कौन सी है करंट, वो जे वाली पोजीशन है जहां पे आपको मेरा पॉइंटर दिख रहा है। तो अब यहाँ पे पूछा गया था कि प्रीवियस पोजीशन क्या थी, तो प्रीवियस पोजीशन इसकी यहाँ थी, यहाँ से उसने टर्न किया था, तो प्रीवियस पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो नॉर्थ में है। और स्टार्टिंग पॉइंट में जो है कुछ कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन था कि स्टार्टिंग पॉइंट में पूछा गया है प्रीवियस पोजीशन में, तो प्रीवियस पोजीशन जो है वो थी उसकी जे वाली पॉइंट की, और स्टार्टिंग पोजीशन की बात की जाए तो स्टार्टिंग पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो वेस्ट में है, और प्रीवियस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो वो नॉर्थ में है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अगर यहाँ पे पूछा गया होता प्रीवियस पोजीशन की जगह स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऑप्शन जो है रहता था वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। सोना इज सिस्टर ऑफ बेबी, बेबी इज द ब्रदर ऑफ संदीप। तो सोना जो है वो बेबी की सिस्टर, और बेबी जो है वो भाई है संदीप का, और संदीप जो है वो बेटा है रोशन का। तो ऑब्वियस है कि रोशन जो है वो सोना के भी जो है फादर हुए, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा फादर रहेगा। ऑप्शन 8 9 की बात करेंगे। अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर, एक आदमी है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देख के कैंडिडेट डर जाते हैं, आर्ट्स वाले हों या किसी और स्ट्रीम के हों, तो वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। एक पर्सन है, उसने क्रॉस किया 600 मीटर को 5 मिनट में, किसी लंबी स्ट्रीट 600 मीटर की उसको 5 मिनट में उसने क्रॉस किया, और यहाँ पे पूछा गया भैया की बताओ स्पीड किलोमीटर में क्या रहेगी। यहाँ पे मीटर में थी, तो आप बताइए किलोमीटर में क्या रहेगी, बिकॉज यहाँ पे मिनट में, यहाँ पे मीटर में है, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलो चलते हैं, करते हैं कन्वर्ट। देखिए 600 मीटर क्रॉस किया 5 मिनट में, स्पीड इन किलोमीटर, स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लिख लीजिए 600 डिवाइडेड बाय 5, तो बन जाएगा 120 मीटर पर मिनट, क्योंकि 5 मिनट था तो डिवाइड जब करेंगे तो 1 मिनट का आ जाएगी रेशो, और मीटर में ऑलरेडी था, तो 120 मीटर पर मिनट में जो आ रहा है, यानी 5 मिनट में वो कवर कर रहा है 600 मीटर, और 1 मिनट में उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 120 मीटर जो है वो 1 मिनट में कवर कर रहा है एरिया। आगे चलते हैं। अब इसको और में पूछा हुआ कितने घंटे में करना है, तो और में करने के लिए आपको पता है जो है किलोमीटर जो है 1000 मीटर्स होते हैं, तो 120 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60 करेंगे। 60 जो है हमारा ऑर्स है, क्योंकि 60 1 मिनट का हमें पता चल गया 120 मीटर, तो 60 मिनट करेंगे 1 घंटा आ जाएगा। अब इसको क्या है हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो 1000 डिवाइड से करेंगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर्स जो है वो करेक्ट रेशियो आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। पीपल हु, यहाँ पे देखिए कंक्लूजन का क्वेश्चन पूछा गया है। पीपल हु स्पीक टू मच अगेंस्ट डोरी, यानी कि दहेज प्रथा के अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, एंड आर दोज हु हैड टेकन इट, और वो वही होते हैं जो दहेज लेते हैं। तो बताइए कंक्लूजन। इट इज इजियर टू सेट, ऑब्वियस है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये भी पता चल रहा है कि इट इज इजियर सेट देन डन, मतलब करने से जो ये इजी, कहना इजी है बट करना जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बताया गया है,
यहाँ पे बताया गया कि कहना आसान है करने से, तो ऑप्शन ए भी जो है यहाँ पे फॉलो करता है स्टेटमेंट को। सेकंड ऑप्शन देखें, कंक्लूजन देखें, पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियस है कि अगर आपको मैं आपको मैं बोलता हूँ कि यार डोरी सिस्टम नहीं करना चाहिए, दहेज प्रथा का जो है खत्म करना, और मैं बाद में डोरी जब दहेज प्रथा से कुछ जो है ले लेता हूँ दहेज में, तो मैं सबसे पहला स्टेटमेंट खुद पे इंप्लीमेंट करिए कि मेरा कहना आसान था बट मैं कर नहीं पाया उस चीज को। सेकंड स्टेटमेंट पे अपने आप ऊपर जो है सेकंड स्टेटमेंट लीजिए, क्या मेरा डबल स्टैंडर्ड है? ऑब्वियस मेरा डबल स्टैंडर्ड है। मैं किसी को बोलता हूँ कि जो है दहेज प्रथा नहीं करनी चाहिए, और खुद जो है दहेज प्रथा जो है वो मैं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सेकंड कंक्लूजन भी जो है यहाँ पे फॉलो होती है। तो ऑप्शन डी जो कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज है, जो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3, यानी कि 3 नंबर्स दिए गए हैं 1:3 रेशियो में, HCF 12 है। बताइए नंबर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, डरिएगा मत, सीधा आंसर देखिएगा। 3 नंबर्स ले लीजिए, XY Z ले लिया, रेशियो क्या बनेगी? 2 x रेशियो बनेगी 1:2:3, यानी x 2y और 3z। HCF 12 दिए गए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों फिगर से, आंसर आ जाएगा, यानी 12 इंटू एक्स 12 आ जाएगा ना, पहले वाली में 12 आ जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो 12 इंटू 2 24 आ जाएगा। थर्ड की बात करेंगे तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36, यानी कि फिगर बनेगी 12, 24, 36। अगर आप इसकी रेशियो चेक कर लें तो रेशियो भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 12 इंटू 12 1 1 यानी 1, 12 2 24, 1:2, 12 3 36, 1:2:3। तो इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 12, 24, 36। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, यानी किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 4 किसी नंबर की बात करता हूं, जैसे 4 ले लीजिए, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं, माफ कीजिए 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। बात करें 5 की, 5 जो है वो 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ यानी 5 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से नहीं होता, तो 5 इज द प्राइम नंबर। तो इसी तरह से पूछा गया कि पहले 5 प्राइम नंबर्स बताइए, तो पहले 5 प्राइम नंबर्स आप देख सकते हैं 1 को नहीं कंक्लूड करते, क्योंकि 1 जो है वो खुद से ही होता है और किसी से नहीं होता, तो इसलिए आपको जो है 2 से स्टार्ट करना होता है प्राइम नंबर्स को। तो 2 है जो 1 से होता है और इटसेल्फ से होता है, तो 2। 3 है जो 1 से होता है, इटसेल्फ से होता है। 5 है जो 1 से इटसेल्फ से होता है। 7 है जो 1 से इटसेल्फ से होता है। उसी तरह से 11 है जो 1 से इटसेल्फ से होता है। अगर इसके आगे भी पूछा जाता तो 13 भी है जो वो आ जाता। तो आपको 5 डिजिट पूछे गए थे, तो 5 नंबर्स आपने बना दिए, इनका सम करिए 28 आएगा, और 28 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। आफ्टर डिक्रीजिंग 15% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, मतलब किसी आर्टिकल का 15% प्राइस कम हुआ तो वो आर्टिकल जो है वो 6460 रुपए बनता है उसका। अगर 15% कम हो जाता है तो बताइए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है? तो बहुत इजी है, देखिए 6440 आपको दे दिया हुआ है। किसी भी आर्टिकल का फुल प्राइस देखा जाए तो 100% रहता है, 15% लेस हो गया है, तो 6440 से डिवाइड करेंगे 85 को, तो आपको जो है 1% का मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, पूरा मिल जाएगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, आर्टिकल प्राइस 100% होता है पूरा, यानी कि अगर कोई चीज लेते हैं तो उसका 100% प्राइस रहता है कॉस्ट प्राइस में। उसी तरह से देखिए, बट एज पर द क्वेश्चन पे बताया गया है कि 15% डिक्रीज हुआ है, यानी गिरावट आई है, तो न्यू प्राइस क्या बन जाएगा? 85% रह जाएगा। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 15% डिक्रीज होने के बाद वो बताया गया है 6440 रुपए। तो 6440 को डिवाइड करेंगे 85 से, तो क्या बन जाएगा आपका? 1% बन जाएगा, यानी कि 76 जो है बन जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 76 बनता है, तो 1% आ जाएगी वैल्यू। तो 1% की वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो आपको एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा। तो 76 इंटू 100 इज इक्वल टू 7600। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 15। देखिए कोई 50 नंबर आपको दिए गए हैं, उन एवरेज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कुछ 50 नंबर्स आपको दिए थे और एवरेज निकालनी हो किसी नंबर की, तो जितने नंबर आपको दिए होते हैं उनको सम करना होता है, और जितने नंबर होते हैं टोटल उनको डिवाइड करना होता है। यानी कि अगर आपको 10 नंबर दिए हैं तो पहले 10 नंबर का सम करिए, और टोटल टर्म्स कितनी है आपके पास? 10। तो जितना भी सम बनता है उस फिगर को डिवाइड कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, वो आपका एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एवरेज है जो 50 नंबर की, वो एवरेज ऑफ 50 नंबर की एवरेज जो है वो 50 है। अगर उनमें से 2 नंबर जो कि 70 और 30 हैं उसको निकाल दिया जाए तो एवरेज क्या बचेगी रिमेनिंग नंबर से? तो यानी अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। एवरेज मैंने आपको बता दिया, टोटल नंबर का सम करें जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं और डिवाइड कर दे जितने नंबर आपके पास हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हेयर 50 नंबर थे हमारे पास और इसकी एवरेज भी जो है 50 वो गिवन है एज पर क्वेश्चन। तो 50 इंटू 50 करेंगे 250 जो है कुल उसकी जो है कैलकुलेशन निकल जाएगी, यानी कि 50 नंबरों को अगर सम करते हो तो वो 250 बनेगा, माफ कीजिए 2500 बनेगा, 2500। तो आप देखिए जब भी आपको कोई एवरेज का क्वेश्चन दिया जाए और आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी जाए
आपको अगर पता करना हो कि सम कितना था उसका, तो आप उसको एवरेज को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा नंबर ऑफ टर्म्स से, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कितना जो है वो टोटल नंबर का सम था। तो 2500 जो है यानी 50 नंबरों का सम कर 2500 बना था, तो 2500 एक फिगर हमें मिल जाती है, जिसमें से अब इन्होंने बोला कि 70 और 30 नंबर को निकाल दीजिए, यानी 70 30 कितने होते हैं, 100 होते हैं। 100 निकाल दीजिए, 2500 से 100 निकालेंगे 2400 बचेगा। पहले आपके पास 50 फिगर्स थी, 50 में से 2 निकाल दिए, कितने बचे, 48। तो 2400 को डिवाइड करेंगे 48 से, तो आंसर आएगा 50। तो 50 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, 17 बॉल जो है बेची है 720 रुपए में, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, यानी कि जो एक्चुअल में 5 बॉल्स खरीदी थी, 17 बॉल्स मैंने बेच दी 720 रुपए में, लेकिन 720 रुपए में बॉल्स बेचने के बाद मुझे उतना लॉस हुआ जो कि मेरी 5 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस था। यानी अगर आप कोई चीज सपोज करिए, आप कोई चीज लेते हैं 10 रुपए की, और उसको पर्टिकुलर आप जो है किसी आइटम किसी जो है कस्टमर को बेच देते हैं कितने की, 7 रुपए की, तो आपको 3 जो है लॉस होता है 3 रुपए का। तो वो यहाँ पूछा गया है, जैसे कि 17 बॉल्स बेचने के बाद बेची हैं 720 रुपए की, और बॉल 720 रुपए की 17 बॉल्स बेचने के बाद जो है सेम लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 5 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस जितना लॉस हुआ है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितनी है एक बॉल की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझने में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको आंसर पे। 17 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस 720 रुपए दिया गया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स और सेलिंग प्राइस ऑफ अगर 17 बॉल्स का आप करते हैं तो वो बन जाता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। बिकॉज बताया गया है यहाँ पे कि 17 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस से अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस करते हो 17 बॉल्स का, तो वो आपके 5 बॉल्स का जो है वो लॉस जो है वो बताया गया है क्वेश्चन में कि 5 बॉल जितना लॉस होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल से 5 बॉल निकाल दीजिए, 12 बॉल्स बचेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो 12 बॉल्स का है वो इक्विवेलेंट है कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स, यानी 12 बॉल आपने जो खरीदी है वो 17 बॉल्स के अकॉर्डिंगली जो है सेलिंग प्राइस दे दिया आपने, कि यानी 17 बॉल्स जो आपको गई है वो 12 बॉल्स कॉस्ट प्राइस में था, और उसका जो है यहाँ पे बताया गया है कि 720 रुपए में जो है आपने 17 बॉल्स बेची हैं, हालांकि आपको 5 बॉल जितना लॉस भी हुआ है। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इज इक्वल टू 720 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स, इक्विवेलेंट है एज पर क्वेश्चन है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कितना सेलिंग प्राइस बनेगा, 720 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 60। तो 60 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में जो है शायद मुझे लगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो फिर से करता हूँ। यानी 17 बॉल्स बेची हैं आपने 720 रुपए में, और आपको लॉस हुआ है 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस जितना। तो पूछा गया है कि एक बॉल का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो क्वेश्चन में देखिए 17 बॉल 720 रुपए की बेची, और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या बनेगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स, यानी 17 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस था उससे अगर आप सेलिंग प्राइस कर दे 17 बॉल्स का, तो आपको कॉस्ट प्राइस 5 बॉल्स का जो है बच जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स इज इक्वल टू 720, जो कि एज पर स्टेटमेंट दिया गया है। तो उसी तरह से आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इज इक्वल टू 720 भी कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉलों का जब कॉस्ट प्राइस 720 रुपए है, तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस 720 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 60 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा 60 रहेगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। अ शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ 22.25%। एक दुकानदार है, उसने एक्सपेक्ट किया कि उसको 22.5% जो है वो गेन हुआ है किसी कॉस्ट प्राइस से, किसी आर्टिकल्स को बेचने के बाद जो कॉस्ट प्राइस बना उससे 22.5% जो है उसको बेनिफिट हुआ है। इफ इन अ वीक हिज सेल वाज 392 रुपए, यानी एक हफ्ते में अगर किसी एक हफ्ते में उसकी जो सेल है यानी सेलिंग प्राइस है जो 392 रुपए बन जाती है कॉस्ट, तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलरेडी बताया गया है 22.25, तो आपको बताना है कि इस फिगर में उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो निकालते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए कॉस्ट प्राइस दी गई है। अब मैं आपको बता दूं, जब भी हम बेनिफिट में जाते हैं ना, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है जो आपका 100 से ऊपर का बेनिफिट होता है, और जब आप नीचे जाते हैं 100 से यानी आपका लॉस हो रहा है, तो उसको जो है न्यूमिनेटर में जो है लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको बेनिफिट हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 से ऊपर कितना बेनिफिट हुआ, 22.5%, यानी 100 प्लस 22.5% बनेगा 122.5%, इंटू कितना अमाउंट है आपके पास 392 रुपए। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 392 इंटू अगर आप माफ कीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है कि 392 रुपए जो है उसको पूरे वीक में जो है उसने सेलिंग किया है कोई प्राइस, उसमें से 22.5% उसको जो है वो बेनिफिट हुआ है। तो इस तरह से स्टेटमेंट बनेगी 100 डिवाइडेड बाय 122.5 जो कि उसका 22.25 का बेनिफिट हुआ है, और इनटू आ जाएगा टोटल नंबर जो है उसका कितने अमाउंट जो है पूरे वीक का उसको मिला है। तो इसमें आप देख लीजिए सॉल्व करने का आसान तरीका है। यहाँ पे
आप जो है पॉइंट की फिगर को हटाने के लिए जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 10 से। तो यहाँ पे कर दिया गया है 100 इंटू 10 1000 बन गया, 122.5 इंटू 10 करेंगे तो 1225 बन जाएगा और 392 जो है एज पर फिगर पुरानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 392 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3,92,000 डिवाइड करेंगे 1225 तो बन जाएगा 320 रुपए। तो कास्ट प्राइस जो है रहेगा आर्टिकल का जो कि ड्यूरिंग द सेल पूरे वीक में उसने सेल किया है वो बनेगा 320 रुपए। तो 320 रुपए का जो है कॉस्ट प्राइस था, जितनी आइटम्स उसने बेची उसका 320 रुपए कॉस्ट प्राइस था। अब उसमें से आपको प्रॉफिट निकालना है, तो 392 रुपए पूरे वीक का जो है सेलिंग प्राइस है, माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस जो आइटम का प्राइस था 320 रुपए, और 72 रुपए बच जाएंगे, यानी 72 रुपए जो है आपको बेनिफिट हुआ है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की। अमित कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। अमित ने जो है कुछ काम किया है 15 दिनों में। इन हाउ मेनी डेज कैन अमित एंड रोहित टुगेदर कंप्लीट द। तो कितने दिनों में जो है अमित और रोहित जो है उस काम को खत्म करेंगे अगर वो इकट्ठे काम करते हैं। अगर इफ रोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज अमित, तो रोहित अगर वो डबल काम करता है जितना अमित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कैसे निकलेगा, देख लीजिए। अमित कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एज पर द स्टेटमेंट गिवन है, तो एक दिन का वर्क बन जाएगा अमित का 1/15। रोहित जो है वो डबल काम करता है अमित से, तो रोहित जो है वो 1/2 टाइम करता है अमित से, ऑब्वियसली मैंने बता दिया। तो रोहित के अगर एक दिन का काम देखा जाए तो वो बन जाएगा 2/15। तो बोथ दोनों जब इकट्ठे करेंगे तो इसको जो है प्लस कर लीजिए, 1/15 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 3/15 विच इज इक्वल टू 1/5। तो करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो एक दिन का 1/5 रहेगा, तो अगर होल वर्क की बात की जाए तो 5 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। तो 5 दिनों के अंदर जो है ये दोनों काम खत्म करेंगे। 18th क्वेश्चन की बात की जाए, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 घंटे। तो ए और बी जो है दोनों मिलकर 4 दिन में एक काम खत्म करते हैं। इफ ए कैन अलोन कैन कंप्लीट, अगर ए जो है अकेले 12 दिन में कर लेता है तो बताइए बी जो है कितने दिनों में ये काम करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए प्लस बी कंप्लीट वर्क करते हैं 4 डेज में एज पर द क्वेश्चन जो दिया गया है। एक दिन के वर्क की बात की जाए तो 1/4 बन जाएगा, और ए जो है उसके अकेले की बात की जाए वन डे वर्क की तो 1/12 बन जाएगा, बिकॉज बताया गया है एज पर द क्वेश्चन की ए जो है वो 12 दिनों में काम खत्म कर सकता है अकेले, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/12 करेगा। तो बी जो है वो एक दिन में कितना करेगा देख लीजिए, यहाँ पे 1/4 यानी इन दोनों का माइनस करेंगे, जब इन ए प्लस बी के काम को माइनस करेंगे ए के काम से तो वो बन जाएगा फिगर 8/48 विच इज इक्वल टू 1/6। तो बी जो है वो अकेले उस काम को 6 दिन में खत्म कर देगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो फिगर कौन सी डिफरेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सीधी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट में दिखने जो है बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह से सीधी लाइन और सर्कल्स जो है लेफ्ट राइट यानी पोजीशन जो है सेम देखने को मिल रही है। सी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पोजीशन सेम देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे जो है इसके अपोजिट पोजीशन डायरेक्शंस बताई गई हैं, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो सेम डायरेक्शंस जो है बताई गई हैं। तो ऑप्शन सी जो है फिगर वो डिफरेंट है बाकी 3 फिगर से, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अरुण सेड। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए अरुण ने कहा, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली सिस्टर। जे फादर है मेरे, जे फादर है फादर के फादर हैं मेरी जो है सिस्टर है, जो ओनली सिस्टर यानी एक ही सिस्टर है उसके फादर के फादर हैं। तो बताइए अरुण का वो पर्सन क्या लगेगा। तो अरुण का वो पर्सन जो है वो ग्रैंड सन लगेगा, तो यानी अरुण जो है उस पर्सन का ग्रैंड सन होगा। तो फिलहाल आज के जो पूरा मॉक टेस्ट है इसमें 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 80 क्वेश्चंस का जो है मैं आंसर आपको दे पाया हूँ। यहाँ पे कुछ जो है कंफ्यूजन हुई अगर आपको हुई होगी बीच में, तो आप कभी भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इतनी बड़ी वीडियो बनाते बनाते जो है थोड़ा बहुत मुझे भी बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो वेल इन टाइम जो है मैंने उसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बिकॉज कभी भी हम 40 45 या 47 या 50 मिनट्स या 1 घंटे तक रेगुलरली कंटिन्यूसली अगर हम बोलें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो है वो आ जाते हैं। तो होपफुली आपको जो है समझ आई होगी। अगर नहीं किसी क्वेश्चन की समझ आई तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसको अच्छे से जो है समझा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीक का मॉक टेस्ट जो है सैटरडे को रहेगा स्किल टेस्ट, और संडे को रहेगा मॉक टेस्ट। टाइमिंग जो है वो लेटर में बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।